वालेकुम एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ गुड़िया स्टेक। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अनीला और मेरे साथ आज मौजूद हैं हमारे हर दिल अजीज, बहुत 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 हाईली टैलेंटेड न्यूली एमर्जिंग एक्टर जिनका नाम है दानियाल, मोहम्मद दानियाल आमिर, जिनको आप असद के नाम से भी जानते हैं। तो इस पूरे एपिसोड का जो आज मैं कर रही हूँ उसका नाम होगा असद दोबारा जिंदा हो गया है। तो लेट्स वेलकम without wasting any time and let me introduce you to this gorgeous young man over here. क्या हाल है असद? अस्सलाम वालेकुम। Walaikum assalam. Thank you so much for having me, and thank you so much for that lovely introduction. Asad Zinda hai. Let's get on with some information about you. मुझे ये बताओ कि ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? Okay, yes. ये जर्नी स्टार्ट कुछ ऐसे हुई कि मुझे फिल्म मेकिंग का शौक हमेशा से था, हाई स्कूल से था इनफैक्ट। लेकिन उस टाइम पे हमारे यहाँ मीडिया साइंसेस के कोर्सेज एज सच अवेलेबल नहीं होते थे यूनिवर्सिटीज में। तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं था कि मैं फिल्म मेकिंग पढ़ सकूं, सीख सकूं या किसी के साथ फिर कोलैबोरेट कर सकूं उस फील्ड में। तो फिर डैड का ये ओपिनियन था कि रादर देन वेस्टिंग योर टाइम डूइंग समथिंग जिसका इतना स्कोप पाकिस्तान में नहीं है एजुकेशन वाइज, तुम चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर लो, एक स्ट्रांग बैकअप हो जाएगा। और उसके बाद फिर तुम चले जाना फिल्म मेकिंग में, देखना किसी की तरफ एक कदम बढ़ाया। और इवन तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस और मैथ इन जनरल आर नॉट माई सब्जेक्ट्स, लेकिन ये था कि कुछ कर करा के मैंने वो पूरा एक प्रोसेस कंप्लीट कर ली, अपना उसमें जो भी एक्सपीरियंस है वो। और उसके बाद फिर मैंने डैड को बोला कि मैं इसके साथ जो है ना, आई कांट गो फर्दर विद इट, मुझे फिल्म मेकिंग बुला रही है, आई वांट टू गो टुवर्ड्स इट। तो डैड ने बोला चलो सही है, फिर ऐसा करते हैं कि कॉन्टैक्ट्स निकालता हूँ, मैं देखता हूँ किसको मैं जानता हूँ इस इंडस्ट्री में, तो उस तरह तुम्हें फिर किसी ना किसी तरह इनिशिएट करवाते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में कॉन्टैक्ट्स होना हर फील्ड में काफी जरूरी होता है, तो उससे आपको एक लेग मिल जाता है। ऐसा नहीं हो, लेकिन ये होता है कि इट्स अ वे फॉर यू टू गेट इन टू द डोर। अंदर आने के बाद आपने खुद काम करके लोगों को दिखाना और अपनी पहचान खुद बनानी है। तो उस तरह एक कांटेक्ट निकला महेश भाई का, जो एमडी में प्रोडक्शन हेड है। तो वहां मैं गया डैड के साथ और मैंने कहा कि मुझे फिल्म मेकिंग का शौक है, तो आप मुझे बताएं कि मैं इस चीज को किस तरह टैकल करूं। तो उन्होंने कहा तुम एक्टिंग में क्यों नहीं आ जाते? तो मैंने कहा मेरे अंदर कॉन्फिडेंस तो नहीं है कैमरा फेस करने का, मैं तो अपनी तस्वीर भी खिंचवाते हुए सोचता हूँ कि मैं तस्वीर खिंचवाऊं या ना खिंचवाऊं, क्योंकि मैं इतना कॉन्शियस हूँ इन चीजों को लेकर। तो महेश भाई ने कहा फिर ऐसा करो कि तुम प्रोडक्शन में आ जाओ, हमारा एक प्रोजेक्ट है जो एक गांव जा रहा है शूट होने के लिए, तो तुम्हें मैं उसमें एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर डाल देता हूँ। तो मैंने कहा कि मैं कराची का रहने वाला एक बहुत ही प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आता हूँ, ट्रैवलिंग मैंने अपने माँ बाप के बगैर कभी की नहीं है, और आप मुझे गांव भेज रहे हैं एक टीम के साथ जिनको मैं नहीं जानता, वो क्या मुझे एक्सेप्ट करेंगे, क्या मैं उन्हें एक्सेप्ट करूंगा? तो उन्होंने कहा कि सोच लो, सैफी हसन का प्रोजेक्ट है। जब उन्होंने सैफी हसन का नाम लिया तो मैं वहीं पर 2 मिनट के लिए चुप हो गया, क्योंकि मैंने संगे मरमर देख लिया था। संगे मरमर इज वन ऑफ माई फेवरेट टीवी शोज ऑफ 2016। तो जब मैंने वो देखा तो आई वाज अ ह्यूज फैन ऑफ सैफी हसन एंड आई वाज अ ह्यूज फैन ऑफ द एंटायर, जो उनका एक प्रोसेस होती है ड्रामा शूट करने की, जो उनके एस्थेटिक्स होते हैं। तो मैंने फिर कहा कि अगर सैफी भाई प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो मैंने उसमें जाना है। और ये प्रोजेक्ट है झोंक सरकार। तो प्रोजेक्ट किया, और जो आज मुझे फिल्म मेकिंग का पता है या फिर एक सेट किस तरह पाकिस्तान में ऑपरेट किया जाता है उसका पता है, वो सारी इंफॉर्मेशन, वो सारी नॉलेज मुझे सैफी भाई के सेट पे मिली थी। 5 महीने हम लोगों ने शूट किया था भावलपुर में, और 5 महीने में वहां पर था पूरी टीम के साथ। और वहीं से फिर मेरी एक जर्नी स्टार्ट हुई इनटू प्रोडक्शन, और फिर प्रोडक्शन करते करते फिर हम आगे एक्टिंग में। दिस इज अनबिलीवेबल
तो दानियल, तुमने जब झोंक सरकार तुमने किया तो उस वक्त किस पोजीशन पे तुमने झोंक सरकार किया, मतलब क्या तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी? अच्छा मैं अच्छा मेरी दो मुझे दो चॉइसेस दी गई थी। मुझे बेसिकली सीखना था कि प्रोडक्शन हाउस किस तरह मैनेज किया जाता है। तो महेश भाई ने बोला कि प्रोडक्शन हाउस मैनेज करने के बजाय हम्म। तुम एक सेट पर जाकर उसे मैनेज करना सीखो। हम्म। वहां पे तुम्हें डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएंगी, तुम उन्हें करो, और एक दफा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो तो तुम काफी कुछ सीखोगे। हम्म। जो कि उनकी बात बिल्कुल सही थी। हम्म। तो सेट पर जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती वो थी वार्डरोब मैनेज करना, प्रॉप्स को मैनेज करना, और जो सैफी भाई ने पर्सनली मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, क्योंकि उस वक्त मेरी उर्दू काफी वीक थी पढ़ने में। बोलने में मेरी उर्दू सही है लेकिन पढ़ने में मेरी उर्दू काफी वीक थी। तो जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो ये थी कि मैं सीन्स एक्टर्स के साथ बैठ के पढ़ता था, उन्हें रिहर्स करवाता था, उन्हें लाइंस याद करवाता था, और मेक श्योर करता था कि सेट पर जाने से पहले उन्हें उनका पूरा सीन इनसाइड एंड आउट पता हो। तो ये मेरी एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। लेकिन उसके अलावा मैंने कपड़े भी इस्त्री किए हैं, झाड़ू भी लगाया है, पोछे भी लगाए हैं, बाथरूम भी साफ किए हैं, एक्टर्स को खाना भी दिया है, चाय भी दी है। तो इनिशियली जब आप स्टार्ट आउट कर रहे होते हैं तो आपको वाकई में जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो ये चीज थी कि एक बड़ा एडवांटेज था, कंफर्ट जोन से निकला हुआ था, डिफेंस में रहने वाला बच्चा एक गांव में जाकर काम कर रहा है। दिहाड़ी वाला काम था, लेकिन ये था कि मैं उससे सीखा काफी। जो आज मेरी जो फाउंडेशन एक स्ट्रांग बन गई है वो उसकी बेसिस झोंक सरकार है। और आज भी जब भी मैं सैफी भाई से मिलता हूँ मैं हमेशा उन्हें थैंक्स बोलता हूँ, क्योंकि जो मैंने उनके साथ सीखा, उनकी टीम के साथ सीखा, वही चीजें आज मैं अप्लाई कर रहा हूँ अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स में, और स्पेशली वही सारी चीजें मैंने अप्लाई की कर्जे जान में। कर्जे जान कैसे आया? कर्जे जान ऐसे आया कि जान से प्यारा जूनी में मैनेज कर रहा था। वो जब खत्म हुआ तो मेरा प्लान उस वक्त था कि मैं एक्टिंग में फुल टाइम आ जाऊंगा। मैं कोई और प्रोजेक्ट एज प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोजेक्ट हेड नहीं लेना चाह रहा था। तो जो हमारे एसोसिएट डायरेक्टर हैं कर्जे जान के, हसीब भाई, वो मेरे पीछे काफी टाइम से पड़े हुए थे कि मैं तुम्हारे साथ एक प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ, कोलैबोरेट करेंगे हम लोग। तो मैंने हसीब भाई को बोला कि हसीब भाई, मैं एक्टिंग में आना चाहता हूँ, क्योंकि एक्टिंग में भी आकर इट टेक्स यू वाइल। ऐसा नहीं होता कि आप अगर एक प्रोजेक्ट आपने कर लिया तो सडनली आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। एक प्रोजेक्ट करने के बाद भी इट टेक्स अ वाइल फॉर द बॉल टू गेट रोलिंग। तो मैंने हसीब भाई को बोला कि रादर देन स्पेंडिंग अनदर 5 और 6 मंथ्स ऑन अनदर प्रोजेक्ट और मैं पीछे बैठा रहा हूँ कैमरा के, आई रादर कि मैं एक्टिंग में आ जाऊँ। तो हसीब भाई ने बोला कि सही है, तुम कोशिश कर लो, अगर तुम्हें कोई प्रोजेक्ट मिल जाता है तो वेल एंड गुड है, वरना मेरा वाला प्रोजेक्ट तो है अवेलेबल। तो मैंने कहा आपका क्या प्रोजेक्ट है मुझे बताएं। उन्होंने कहा साकिब खान डायरेक्ट कर रहे हैं, कर्जे जान इसका नाम है, और इसमें जो लीड है वो है यमुना जैदी, अच्छा। और उनके साथ तजीन हुसैन है। और उस वक्त सिर्फ यमुना जी और ताजीन ही डन हुए थे, क्योंकि हम लोग उन्हीं के साथ सेट पे गए थे, पहले 15 दिन हमने उन्हीं के साथ शूट किया था। तो मैंने हसीब भाई को बोला, हसीब भाई देखें, लालच तो बहुत अच्छी दे रहे हैं आप मुझे, लेकिन फिर 6 महीने जो है ना, मैं एक्टिंग नहीं कर सकूंगा, मुझे कैमरा के पीछे बैठना पड़ेगा। तो हसीब भाई ने बोला चलो मैं तुम्हें एक और लालच देता हूँ, इसमें एक रोल है, वो स्पेशली कैरेक्टर मैंने तुम्हारे लिए निकाला है, अब तुम आ जाओ सेट पे। तो इस तरह फिर वो मुझे कर्जे जान में लेकर आ गए, और बस फिर सब कुछ आप लोगों के सामने है। अच्छा, कल मेरी बात हुई थी राबिया रजाक से, तो कुछ जी, कन्वर्सेशन, आई डोंट नो आपने देखा है कि नहीं देखा अभी तक। वेरी वेल रिसीव्ड, थोड़ा सा देखा था मैंने, यस। आई मस्ट सी। जी जी, यस। का अच्छा रिस्पांस मुझे मिला। एक जो आपके हवाले से बहुत अच्छी बातें की उन्होंने और बहुत ज्यादा आपके काम को भी जी, अप्रिशिएट किया, उसके साथ कुछ बिहाइंड द लाइंस एक आध चीज जो मुझे समझ में आई वो ये कि आपका रोल इससे थोड़ा सा ज्यादा था, जो रोल आपका स्क्रीन पे हमें जी, नजर आया। दिखाया गया, यस। कुछ सीन्स जी, आप इधर उधर हुए हैं, तो कुछ बताना पसंद करेंगे क्या थे वो सीन्स? आई थिंक मेरे टोटल 30 सीन्स थे, और आई थिंक हम लोगों ने सिर्फ 15 या 16 शूट किए थे। हम्म। उसमें जो बिस्मा और आसिम की शादी होती है, जो पूरा सीक्वेंस होता है,
उसमें मैं था, लेकिन क्योंकि फजर वाज आउट ऑफ द कंट्री, तो इसलिए फिर मेरे और उसके जो उस वेडिंग सीक्वेंस के सीन्स थे वो शूट नहीं हुए थे। इसके अलावा कुछ और सीन्स भी थे जो साकिब भाई ने कहा था कि इन द ग्रेट स्कीम ऑफ थिंग्स दे डोंट मेक सेंस। फिर मैंने उनसे ज्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं की थी, मैंने कहा था सही है, अगर आपको लग रहा है कि ये सीन्स हैं जो दरान मेकिंग एनी सेंस तो वो सही है। क्योंकि आई थिंक इस तरह सीन्स थे, कुछ सीन्स थे जो हम लोगों ने शूट नहीं किए सिवाय असद के नहीं, लेकिन असद के अलावा भी कुछ कैरेक्टर्स के सीन्स हैं जो शूट नहीं हुए थे। तो एट द एंड ऑफ द डे साकिब भाई का डिसीजन होता था, क्योंकि उनके दिमाग में उन्होंने जिस तरह एक स्टोरी को कंसीव किया है, किस तरह कट के लगेगी, किस तरह सीन्स जुड़ के लगेंगे, अगर उन्हें फील होता था कि कोई सीन इज नॉट गोना मेक सेंस इन द ग्रेट स्कीम ऑफ थिंग्स, तो वो उन सीन्स को कैंसिल कर दिया करते थे और हम में से कोई भी उन्हें इस पे चैलेंज नहीं करता था। तो लेकिन दैट्स सीन्स, सवाल मैंने कल राबिया से भी पूछा था, आज आपसे भी यही सवाल मैं पूछूंगी कि एज फार एज योर कैरेक्टर गोस, ठीक है, असद का जो कैरेक्टर था, या अ, कुछ थोड़ा सा कुछ लगा कि बहुत जर्की सा था, इन द सेंस कि इनिशियली जब वो माहीन वाला जो एक इंसिडेंट उन्होंने दिखाया, उसमें ही इज लाइक काइंड ऑफ यस सपोर्टिंग अमार, राइट? दैट या मीन्स वो एक दोनों कजन्स हैं, या जो भी इनकी रिलेशनशिप है, कजन्स तो नहीं है लेकिन बहरहाल एक या बहनोई वाला एक वो रिलेशनशिप है। दे आर काइंड ऑफ फ्रेंड्स बिकॉज ही ट्रस्ट हिम, और वो कंसोल या करता है अपने फादर इन लॉ को। फिर ऑल ऑफ अ सडन यस ब्रेक आता है, और हम देखते हैं कि जी असद साहब एकदम से एक बहुत एक कोई बहुत कंस्ट्रक्शन की एक किसी बहुत ही बड़ी कंपनी में आ गए हैं, और वो सारा का सारा पावर उनके पास आ गया, और वो फिर एक दुश्मनी क्रिएट हो गई और अमार ने उनको शूट कर दिया। तो वो थोड़ा सा जर्की था, वो एक 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 साथ लेके हम नहीं चले। लाइक ना जी हमको ये देखा कि अमार और असद के बीच में कोई एनिमोसिटी थी, ना हमने ये जी देखा कि उन दोनों के बीच में कोई ऐसी जेलेसी थी या कोई ऐसी चीज होगी कि इतना ड्रास्टिक जो उसने अमार ने उसके लिए एक्शन लिया कि उसको मार ही दिया, जबकि जी वो बहन से भी बहुत क्लोज था। तो सवाल नहीं जी। पूछा कि ये आपको लगा नहीं कि ये थोड़ा जरा कुछ बात बन नहीं रही? अच्छा, दूसरे पार्ट पे मैं पहले आता हूँ। ये सवाल इनफैक्ट जब नमीर और मैं, हम नमीर और मैं काफी चीजें डिस्कस करते थे सेट पे, चाहे वो उसका कैरेक्टर हो या फिर मेरा कैरेक्टर हो, स्पेशली जो मर्डर सीन है, क्योंकि मर्डर सीन हम लोगों ने सबसे एंड में शूट किया है, ये हमारा सबसे लास्ट डे का लास्ट सीन था। तो नमीर और मैं मर्डर सीन से पहुंचने से पहले तक हम डिस्कस कर रहे थे क्या अमार है एज सच कोई इंटरेक्शन नहीं हुई है, कि कोई ऐसी चीज स्टैब्लिश नहीं हुई है कि इन दोनों के बीच में एनिमोसिटी क्यों सडनली एग्जिस्ट कर गई, जिसकी वजह से अमार ने असद को शूट कर दिया है। तो ये हम दोनों दूसरे सवाल करते रहते थे, लेकिन फिर हम लोग इसी कंक्लूजन पर आए कि मे बी ये इसलिए दिखाया गया है कि अगर कोई इंटरेक्शन ना हुई हो, और अमार क्योंकि स्टैब्लिश किया गया है कि वो ड्रग इंड्यूस्ड एक स्टूपर में होता है हमेशा, ड्रंक होता है, तो सडनली वो आया, उसने असद को मार दिया। तो मे बी वो सडन एक शिफ्ट उस अमार के मूड में हुआ, जिसकी वजह से सडनली उसने ये ड्रास्टिक स्टेप ले लिया। तो साकिब भाई का भी अगर स्टैब्लिश ये कैरेक्टर के बीच में, इन कैरेक्टर्स के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश ना करने की वजह मुझे यही लगती है कि वो अमार को अनहिंज्ड दिखाना चाह रहे थे कुछ ज्यादा ही। तो आई थिंक उसकी वजह से कोई प्रायर स्टैब्लिशमेंट इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में नहीं क्रिएट की गई, हालांकि मैं चाहता था कि हो ऐसा। मैं चाहता था कि कुछ ऐसे सीन्स एग्जिस्ट करें इन दोनों के बीच में, चाहे वो फ्रेंडली सीन्स हों या चाहे वो ऐसे सीन्स हों जिनमें वो दोनों लड़ रहे हों या वो किसी चीज पे अग्री ना कर रहे हों, कुछ ऐसा प्रायर स्टैब्लिशमेंट क्रिएट की जाती कि जब हम मर्डर तक इवेंचुअली पहुंचे तो वो चीज जस्टिफाई हो जाए। लेकिन फिर मेरे और नमीर के दिमाग में यही था कि मे बी साकिब भाई अमार का एक अनहिंज्ड होना, उसके मूड स्विंग्स, उसके गुड साइड बैड साइड पॉजिटिव नेगेटिव जो सडन एक मूड चेंजेस आ जाते हैं, शायद उसे हाईलाइट करने के लिए उन्होंने ये चीज स्टैब्लिश नहीं की इन दोनों के बीच में। और आई थिंक स्टैब्लिश ना होना भी एक एडवांटेज हुआ, क्योंकि जब असद का मर्डर हुआ तो आई थिंक इट वाज शॉक, क्योंकि कोई वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो आई थिंक अगर प्रायर एक
चीज क्रिएट की जा चुकी होती कि हमारा और उसके बीच में शायद दोस्ती है, और फिर थ्रू आउट द ड्रामा वो दोस्ती खत्म हो गई या इश्यूज क्रिएट हो गए, तो आई थिंक जो इम्पैक्ट मर्डर सीन का हुआ था वो शायद ना होता। आई बिलीव था। हम्म। तो बट आई डोंट नो, लेकिन ऑडियंसेस से मैंने भी ये सवाल किया था तो उन्होंने भी यही कहा था कि कुछ सीन्स होने चाहिए थे बीच में जो कि एक फ्लो क्रिएट कर देते उन दोनों के रिलेशनशिप के बीच में। हम्म। हाँ, नहीं, डेफिनेटली मेरा अपना भी जाती ख्याल है कि कुछ होना चाहिए। दूसरी चीज जो मुझे पता नहीं बहुत ज्यादा अनॉय करती है और इरिटेट करती है, वो प्रोमोज हैं, जो अगले एपिसोड के जो प्रोमोज आते हैं। अब वो प्रोमोज देख के आपको आधे से ज्यादा कहानी तो समझ में आ जाती है। तो मतलब कि वो आपको छुपा हुआ तो कुछ नहीं है। जब आपने प्रोमो देख लिया तो आपको पता चल गया था कि असद तो मर गया। पता चल गया था, बिकॉज इट वॉज ऑब्वियस कि केस, आपने जब वो पूरा ओएसटी देखा है तो आपको पता है कि जी वो केस चलना है। आपको पता है कि जी वो अमार को तो नहीं मारेंगे, ऑब्वियसली असदी को मारेंगे। तो देयर वाज नो सस्पेंस देयर, तो वो तो मरना था, शॉक वैल्यू तो थी। लेकिन डेफिनेटली मेरा ख्याल है कि अगर एक दो स्टैब्लिश कर लेते सीन्स तो वो ज्यादा ज्यादा मजा आता, ज्यादा इतना इतना डिस्कनेक्टेड ना फील होता कि एकदम से वहां से लेके वहां पे ले गए। तो ये था। चलो खैर, हम फिर बात करते हैं बिहाइंड द सीन्स। क्या ख्याल है? यस, आ जाए। आज चलो, तो बिहाइंड द सीन क्या होता रहा? मजे किए? बहुत मजा किया, बहुत मजा किया। काम भी बहुत ज्यादा था क्योंकि हम लोगों ने गर्मियों में शुरू किया था और हम लोग एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टाइम टेबल पर थे। लेकिन ये था कि जब भी पूरी कास्ट सेट पर होती थी तो हल्ला गुल्ला और शुगल तो लगता ही था। और जब आपके पास दीपक परवानी हो और सकीना सम्मो हो और फिर ताजीम सलमा आपा फिर हम, तो मजा तो खैर बहुत आता था, बहुत मजाक होता था, बहुत बैक एंड फोर्थ होती थी, बहुत डिबेट्स होती थी सेट पे। तो मजा तो हम लोगों ने काफी किया है, बहुत इंटरेस्टिंग था। अच्छा दानियाल, अभी रिसेंटली मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रही थी, एक किसी एक्टर की, एक्ट्रेस की, जिन्होंने काइंड ऑफ इल्जाम लगाया कि जो जूनियर आर्टिस्ट होते हैं, जो यंगस्टर्स होते हैं, उनको सेट के ऊपर साइडलाइन कर दिया जाता है, और उनको यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, या यस यस। कि उनको ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिलती या उनको साइडलाइन कर लिया जाता है या समथिंग लाइक दैट। हैव यू एवर एक्सपीरियंस समथिंग लाइक दैट? आपका क्या ख्याल है? व्हाट्स योर टेक? अच्छा, अच्छा टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि मैंने शुरू ही प्रोडक्शन में किया एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, फिर प्रोजेक्ट हेड और फिर डेब्यू किया एज एन एक्टर। तो जितने प्रोजेक्ट्स में मैंने काम किया है, हमारे उन प्रोजेक्ट्स में जूनियर कास्ट भी होती थी, सपोर्टिंग कास्ट भी होती थी। तो हम लोगों ने कभी कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं किया किसी के बीच में भी। और आई थिंक ये जो कैप्टन ऑफ द शिप होता है, जो आपका डायरेक्टर होता है, ये चीज वहां से स्टैब्लिश होती है। अगर एक डायरेक्टर इनसिक्योर हो, अगर एक डायरेक्टर अपनी टीम को सही तरह ना लेकर चले, तो वो इनसिक्योरिटी ट्रिकल डाउन हो जाती है नीचे, और वो एक्टर्स में भी आ जाती है। तो लकीली जिन प्रोजेक्ट्स में मैंने काम किया है, उन प्रोजेक्ट्स के अंदर अगर कोई एक ऐसा एक्टर भी आया हो जिसकी एक लाइन ऑफ डायलॉग हो, उसे भी वही इज्जत मिली है जो हम एक सीनियर आर्टिस्ट को देते हैं। एंड सिंस कर्जे जान वॉज माई डेब्यू एज एन एक्टर, तो मेरे साथ तो एवरीबडी वॉज फ्रेंडली। मतलब इनफैक्ट आई वुड फील वियर्ड, आई वुड फील आउट ऑफ प्लेस, क्योंकि मैं इस प्रोजेक्ट को मैनेज भी कर रहा था। तो मैं मेकअप रूम से बाहर भी होता था, कैमरा के पीछे, और फिर जब मेरे सीन्स होते थे फिर मैं मेकअप रूम के अंदर होता था, अपने सीन्स प्रेप कर रहा होता था। तो आई वुड फील इट वियर्ड। मुझे लगता था कि शायद मुझे ये लोग एक्सेप्ट ना कर सकें। तो एक दिन डिस्कशन हो रही थी, यमुना बैठी हुई थी, नमीर और फजल और मैं बैठे हुए थे। तो मैंने बातों बातों में बोला कि आई फील अ बिट वियर्ड सिटिंग विद यू गाइस, क्योंकि आप लोग एक्टर्स हैं, आप लोग कास्ट हैं, आप लोगों को कितने सारे सीन्स हैं, आप लोगों का एक अलग डायनामिक है, और मैं प्रोडक्शन में भी हूँ, फिर मैं एक्टिंग भी कर रहा हूँ, तो आई फील लिटिल आउट ऑफ प्लेस। तो यमुना जी ने कहा कि तुम्हारे चाहे 5 सीन्स हो या 50 सीन्स हो, मैं तुम्हें एज अ पार्ट ऑफ द कास्ट मानती हूँ। आई कंसिडर यू टू बी अ पार्ट ऑफ अस, वी आर ए टीम। तो जब आपका एक डायरेक्टर और आपके सीनियर एक्टर्स इस तरह की चीज एक सेट पे स्टैब्लिश करते हैं, तो फिर जो जूनियर आर्टिस्ट होता है या न्यू कमर होता है या एक सपोर्टिंग आर्टिस्ट होता है, उसे इनसिक्योरिटी कभी फील नहीं होती है। लेकिन ये है कि मैंने बहुत कहानियां सुनी हैं दूसरे सेट्स की, जहाँ पे जो स्टैब्लिश्ड एक्टर्स होते हैं कुछ, वो जूनियर कास्ट मेंबर्स को या सपोर्टिंग कास्ट मेंबर्स को काफी डीलिंग करते हैं। लेकिन लकीली अल्हम्दुलिल्लाह जिन प्रोजेक्ट्स में मैंने काम किया है, उन प्रोजेक्ट्स में मैंने ये चीज फेस नहीं की है एट ऑल। हम्म। हम्म।
सही। अच्छा, ये बताइए कि साकिब खान के साथ काम कर लिया, बार इतना हाई कर लिया अपना, ठीक है, सैफी हसन के साथ काम कर लिया, बार इतना हाई कर लिया अपना, अब क्या बचा? व्हाट आर योर नेक्स्ट प्लान्स, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स, क्या सोच रहे हो? No, there are so many directors that I want to work with. There is a list of directors that I want to work with, जिसमें ऑफ कोर्स सैफी हसन भी हैं। मैंने उनके साथ काम किया है प्रोडक्शन में, लेकिन एज एन एक्टर उनके साथ काम नहीं किया। काशिफ निसार है, फारूक कुरिंद है, महरीन जब्बार है, नदीम बेग, सिराजुल हक, हाइसम। तो ये कुछ डायरेक्टर्स हैं जिनसे मैंने काम करना है। तो देर इज बहुत बड़ी लिस्ट है, और अच्छा, अभी तो जर्नी शुरू हुई है। सही बात है। दानियाल, मुझे ये बताओ कि जो मैं ये देखती हूँ कि ज्यादातर जो हमारे एक्टर्स होते हैं वो ग्रूम होके आते हैं फ्रॉम सोप्स। जी। सोप से शुरू करते हैं, काफी साल लगाते हैं, बहुत सालों की मेहनत होती है उनकी, काफी सारे नाम के पीछे उनके सोप्स लगे होते हैं, उसके बाद फिर फाइनली वो सीरियल्स की यस। तरफ जाते हैं। तो डू यू थिंक दैट इट इज नेसेसरी? क्योंकि हमारे पास एज सच, मैं ठीक है अकेडमीज हैं, लेकिन ज्यादातर आपका लर्निंग प्रोसेस सेट के ऊपर ही होता है। तो सोप पे बिल्कुल। काम करके आपको वो एक्सपीरियंस आ जाता है, वो लर्निंग आ जाती है। आपको तो एकदम से दरिया में फेंक दिया गया, समंदर में। तो वुड बिल्कुल। इट हैव बीन बिल्कुल। बेटर फॉर यू कि अगर आप आहिस्ता आहिस्ता सोप से अपना वो करके और फिर उसके बाद सीरियल्स की तरफ आते, या फिर दैट वाज नॉट अ प्रॉब्लम? यू नो व्हाट, एक्चुअली मिसकंसेप्शन होता है लोगों के दिमाग में कि सोप से, अगर आप सोप में काम करो और वहां पे ग्रूम हो फिर ड्रामों में आओ, सोप में काम करना इज नॉट इजी। इट्स नॉट इजी एट ऑल। आप मतलब 15 या 18 सीन दिन के कर रहे होते हैं। तो वो जो एक सोप की जो एक जर्नी होती है, जो सोप का एक रगड़ा होता है, जो सोप का एक एक्सपीरियंस होता है, इट्स वेरी वेरी टफ। उसमें आपको मुंह धोने का टाइम नहीं मिलता, आपको घर आके सही तरह सोने का टाइम नहीं मिलता, क्योंकि कुछ घंटे आप घर में आके सो, फिर आपको सेट पर जाना है। यू हैव टू शूट 15-18 सीन्स डे, क्योंकि वो हफ्ते में 5 से 6 दिन चल रहा होता है। तो इट्स नॉट इजी एट ऑल। तो आई प्रेफर, मेरा ये प्रेफरेंस थी कि 8 बजे वाले ड्रामे से स्टार्ट हो, क्योंकि उसमें ये होता है कि कुछ सीन्स होते हैं, और डायरेक्टर अगर बड़ा होता है, जैसा साकिब खान हो गया, सैफी हसन हो गए, तो वो हर सीन में तकरीबन 2 से 3-4 घंटे लगाते हैं शूट करने में। तो वो जो प्रोसेस होती है 3 घंटे की, 4 घंटे की, उसमें आप जो सीखते हैं वो आप सोप में नहीं सीख सकते, क्योंकि उसमें जब आप काफी सीन्स शूट कर रहे होते हैं तो आपके पास ज्यादा मार्जिन नहीं होता है बैठ के चीजों को एनालाइज करने का, या अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करने का, या ये सोचने का कि मैं दूसरे टेक में अपनी परफॉर्मेंस किस तरह चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि एवरीथिंग इज रनिंग सो फास्ट। वो एक फास्ट पेस्ड दुनिया है। तो 8 बजे वाला जो हमारा प्राइम टाइम स्लॉट होता है, उसमें क्योंकि भी ओनली शूटिंग 7 to 8 सीन्स ए डे, और एक कैरेक्टर के 3 होंगे या 4 सीन्स होंगे, तो उसमें यू हैव अ मार्जिन टू एक्चुअली सिट एंड लर्न। डायरेक्टर से नहीं, बल्कि जो आपके कास्ट मेंबर्स होते हैं उनसे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जो एक्टर्स होते हैं उनकी जनरल प्रेफरेंस ये होती है कि वो प्राइम टाइम से शुरू करें और सोप से ना शुरू करें, लेकिन ये होता है कि क्योंकि अगेन जिस तरह आपने कहा कि हमारे यहाँ पे प्रॉपर एक्टिंग स्कूल्स नहीं है, और अगर है भी तो वहां पे उस लेवल का आपको नहीं एजुकेशन मिल रही है जो आप जब काम करके जो आपको एजुकेशन मिलती है। तो इसलिए फिर प्रोडक्शन हाउसेस प्रेफर करते हैं कि जो एक नया एक्टर है उसे हम सोप में डालते हैं, क्योंकि उसमें ये होता है कि उसमें आप ग्रूम हो जाते हो, क्योंकि इफ यू डूइंग 10 और 15 सीन्स अ डे, हम्म। तो उसमें लर्निंग बहुत जल्दी हो जाती है। हम्म। आपको लाइंस किस तरह याद करनी है, आपको डायलॉग्स किस तरह डिलीवर करने हैं, हम्म। आपको कैमरा को किस तरह फेस करना है, आपको लाइट किस तरह लेनी है, तो वो आपके लिए एक लर्निंग ग्राउंड हो जाता है। लेकिन क्योंकि मैं प्रोडक्शन के प्रोसेस से ऑलरेडी गुजर कर आया हुआ था, तो मुझे इन सारी चीजों का पता था। हम्म। आई एम लकी कि सोप से स्टार्ट नहीं हुआ, और हम्म। डायरेक्टली एक 8 PM वाले ड्रामे से स्टार्ट हो गया। सही सही। अच्छा, ये बताओ, कर्जे जान में अ, आपका अपना फेवरेट सीन कौन सा है? आई थिंक मेरा फेवरेट सीन एक कैफे वाला सीन था, जो मेरा फजर के साथ था, इन एपिसोड 5 आई थिंक। हम्म। और उसके अलावा मर्डर सीन ऑफ कोर्स, जो मर्डर सीक्वेंस था, क्योंकि कैफे वाला वही था जिसमें वो उसने फोन आपका तोड़ दिया था? नहीं नहीं नहीं, उसने फोन नहीं तोड़ा था। उसमें मैं गुस्से में होता हूँ, क्योंकि जो रेप एलिगेशंस लगे हैं हमारे के ऊपर, ओके। मुझे थोड़ा टाइम मिल जाता है सोचने का, तो मैं थोड़ा सा उस पर होता हूँ कि वाई गाइस टेकिंग इट सो लाइटली। ओके।
वो जो मेगा फजर की बैक एंड फोर्थ होती है, और फिर ऑफ कोर्स द मर्डर सीक्वेंस, जो मैं ओके, और नमीर शुरू दिन से डिस्कस कर रहे थे कि हम किस तरह करेंगे, कैसे करेंगे। तो यस, या दीज टू इट वाज वेरी इम्पैक्टफुल एक्चुअली। वो जो आपका मर्डर सीक्वेंस था, अल्लाह, वो तो कहते हुए भी जी खौफ आता है। बट जी वो जैसे अपने गर्दन को ऐसे करके हिलाया, या तौबा, मतलब जान निकल जी। गई, जान निकल गई। तो ये सारा वन टेक था या ज्यादा टेक्स मिले थे? नहीं, हमारा वन टेक नहीं था, क्योंकि ये डिफरेंट एंगल्स से साकिब भाई ने शूट किया था। अच्छा, ये था कि हम लोग एक कंस्ट्रक्शन साइट पे शूट कर रहे थे ऑन द 24th फ्लोर। अच्छा, और कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई लिफ्ट नहीं थी, तो हम लोगों ने सीढ़ियों का इस्तेमाल करके हम लोग 24th फ्लोर पे पहुंचे। तो ऑफ कोर्स मैं और नमी जब तक ऊपर पहुंचे हम लोग एग्जॉस्ट हो गए थे, क्योंकि मेकअप लगा हुआ होता है और फिर आपने कपड़े पहने हुए हैं। और ये December 9 को हम लोगों ने, December 6 को हम लोगों ने शूट किया था, तो उस वक्त सर्दियां शुरू नहीं हुई थी कराची में। तो हम हम्म। लोग आ रहे वैसे ही पसीने छूट गए थे, और फिर पूरा इक्विपमेंट ऊपर लेकर आते आते तकरीबन 2 घंटे लग गए थे। Right. तो हमारे तो लाइट काफी जा चुकी भी थी, तो हमारे पास मार्जिन इतना नहीं था उस सीन को शूट करने का। तो हमारे पास आई थिंक सिर्फ 2 घंटे थे सीन को शूट करने के। हम्म। तो उसमें रिहर्सल्स भी करने थे, शूट भी करना था, तो वो वन टेक नहीं था, हम लोगों ने डिफरेंट एंगल से उसे शूट किया था। और फिर वो कट के जिस तरह लगा था वो फिर आप लोगों के सामने है। राइट, 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 राइट। तो क्योंकि आप इस पूरे प्रोजेक्ट के साथ बिहाइंड द सीन्स भी आप इन्वॉल्व रहे, तो आपका पसंदीदा सीन कौन सा है? बहुत सारे हैं, कुछ बता दो। बहुत सारे हैं, बहुत सारे। मेरा पसंदीदा सीन, एक तो ऑफ कोर्स वो जो 6-7 मिनट का जो एक लॉन्ग टेक है, सिंगल टेक, यमुना जी का, जब वो कमरे में आती हैं और वो जो रो रही होती हैं और कैमरा बिल्कुल उनके ऊपर होता है, वो मेरे फेवरेट सीन है। क्योंकि वो बेसिकली एज ए न्यू एक्टर वो एक सीखने की अपॉर्चुनिटी होती है कि आप देख कर पीछे बैठ कर ऑब्जर्व कर रहे हो कैसे एक्टर को, जिनका आपने काम देखा है ओवर द इयर्स, और आप उन्हें इतना लुकअप करते हो। तो वो एक मेरा फेवरेट सीन था। उसके अलावा फजर का जो सीन है, जब वो गाड़ी से उतर के घर में अंदर आती है और नशवा बैठी हुई होती है अपने फोन पे, और दादी और सलमा आपा बैठे हुए डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे होते हैं, वो सीक्वेंस मेरा फेवरेट है। और उसके अलावा कुछ अभी सीक्वेंसेस हैं जो अभी नेक्स्ट 2 एपिसोड्स में आने वाले हैं, जो मेरे फेवरेट हैं, बहुत फेवरेट है, क्योंकि हम लोगों ने, बस मैं सीन के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन वो बहुत ही एग्जॉस्टिव प्रोसेस थी शूट करना। और आई जस्ट होप कि वो उतने ही इम्पैक्टफुल हों जितने हम लोगों ने शूट करते हुए जो हम लोगों को वो इम्पैक्ट फील हो रहा था सेट पे। तो वो कुछ सीन्स हैं, तो ओके। लेट्स सी। अच्छा, चलो, अगले 2 दिन ही रह गए अब तो आई थिंक यस, संडे इज गोइंग टू बी द फिनाले, सो लेट्स होप के। या जस्ट 2 more episodes टू गो। हाँ। लोग कह रहे हैं बढ़ा दें, लोग कह रहे हैं बढ़ा दें, 10 एपिसोड चाहिए, 15 एपिसोड और चाहिए। मैं तो कल कह कैसे बढ़ाएं? करते जान पार्ट 2 बन जाए। ये तो, लेकिन अब एक स्टोरी जहाँ खत्म होती है वहां खत्म होती है। अच्छा, सही। अच्छा, अच्छा, जिस मजे की बात बताऊं दानियाल, कि जिस सीन की आप बात कर रहे हो ना, वो जो सिंगल शॉट था और जिसके ऊपर वो या हुआ। जी अच्छा, पर्सनली तौर पे अगर मुझसे पूछ रहे हो, तो जी। मैं बताऊं, मुझे वो सीन पसंद नहीं आया। पता है क्यों? ओके, वो वाई? इसलिए मुझे पसंद नहीं आया बिकॉज मुझे लगा कि वो कैमरा यमुना के बिल्कुल मुंह के ऊपर घुसा हुआ है। लाइक हम्म। इतना वियर्ड एंगल है वो, कि मतलब आई वॉज फीलिंग क्रिंजी एंड काइंड ऑफ अनकंफर्टेबल कि ये मुंह के अंदर क्यों घुस रहे हैं, या थोड़ा डिस्टेंस पे आते तो लाइक इट वुड हैव लुक प्रिटियर एंड लाइक मोर पैलेटेबल। इट वॉज टू मच इन द फेस, यू नो व्हाट आई मीन। अगर या आई डू, ज्यादा या देखो तो दिस इज व्हाट, या and not just Yumna, they did या same technique with दीपक साहब as well। तो वो दीपक या साहब के मुंह के अंदर भी घुस गए। तो मैं वही सोच रही थी, मैंने कहा ये क्यों किया ऐसे, कि लाइक इतना प्यारा सीन चल रहा था और वो एकदम से मुंह में क्यों घुस गए। तो थोड़ा डिफरेंस में रहते, मतलब मेरा जो थॉट प्रोसेस होता है ना, वो थोड़ा सा इस तरह से वो मुख्तलिफ होता है। बट आई थिंक कि अगर हम सिंगल शॉट की बात करें तो वो नाइंसाफी होगी जो नमीर खान का एक शॉट था, जिसके अंदर ही कंप्लीटली गोज अनहिंज्ड और वो चीजें तोड़ते हैं और वो बिल्कुल अपने या कमरे के अंदर। आई थिंक इट वाज अ सिंगल शॉट सीन एंड ही डिड इट इट वाज, या ब्यूटिफुली। यस ही डिड, या बहुत खूबसूरत उसने वो काम किया था। और वो शुक्र है कि वो मुंह के अंदर भी नहीं गया।
एक्चुअली मैं सच बताऊं, जब वो सिंगल टेक वाला सीन शूट हो रहा था तो हम लोग इतने इंग्रॉस्ड हो गए थे यमुना जी के एक्सप्रेशंस में, उनके इमोशंस में, कि मे बी, या शायद थोड़ा सा कैमरा पीछे आ सकता था, लेकिन लेकिन उस वक्त इन द मोमेंट हम लोग वो सेट पे वो चीज फील कर रहे थे, वो जो फील कर रही थी। तो वो बहुत क्रेजी था। आई थिंक अगर आप सेट पर होती तो आई थिंक उस वक्त हम लोगों को शायद ये चीज ज्यादा रियलाइज ना हुई हो, लेकिन ये है कि यस, थोड़ा सा कैमरा पीछे आ सकता था। आ सकता इनफैक्ट मेरी फैमिली में भी लोगों ने ये कहा है कि कैमरा कुछ इंचेस पीछे आ सकता था। आई एम नॉट द ओनली वन। चलो, गुड टू हियर, गुड टू हियर। ठीक है, मतलब मेरे जैसे ख्यालात और लोगों के भी हैं। तो नहीं, अगर एक के साथ वो होता तो चलो फिर बात वो हो जाती ना। वो तो फिर दीपक के साथ भी या यही कर दिया कि उनके भी मुंह के अंदर घुसेड़ दिया कैमरा को, तो वो थोड़ा सा वो था। लेकिन बहरहाल इट वाज अ वेरी इम्पैक्टफुल सीन, एंड या few things that I don't agree with ड्रामे के अंदर, मगर वो मैंने अपने कंसर्न जो है वो पार्टीज को कंसर्न पार्टीज को पहुंचा दिए। और इनफैक्ट राबिया ने तो बहुत सारी चीजों को क्लियर आउट भी किया। लेकिन मेरे अंदर तो चुल है, कीड़ा है। तो वो तो जो कुछ मसले मसाइल तो अभी भी हैं मेरे दिमाग के अंदर, जो कि मुझे बाद में राबिया कह रही थी, "अंजला, तुम्हारे आंखों में वो जो शैतानी चमक है ना, मुझे लग रहा है मैंने नहीं किया।" I was like, okay, we'll talk about it. नहीं, यही हो रहा है अभी कुछ हफ्तों से। a lot of people are reaching out to me, यही पूछ रहे हैं कि अगर स्टोरी इस तरह चली जाती है, ऐसे हो जाती है, तो मैं यही कहता हूँ कि इट्स अ स्टोरी, इट्स अ वर्क ऑफ फिक्शन। एक इंसान ने इस स्टोरी को कंसीव किया है, तो ऑफ कोर्स वो उनकी इन्वायरमेंट है, उनके कैरेक्टर्स हैं, उनके सीन्स हैं। यस, ऑफ कोर्स कुछ चीजें हैं जो शायद स्टोरी वाइज मैं भी चेंज कर देता, आप भी कर देती, लेकिन यही है कि उन्होंने एक स्टोरी लिखी, राबिया आपा ने, एंड आई थिंक whether we agree with it or not, it's a story. It's a masterpiece. I would say it's a It is, it masterpiece is. because Oh, absolutely. या बिकॉज कुछ भी है। अपने जो मेरा लास्ट हम लोगों ने रिव्यू किया था उसके अंदर मैं यही कह रही जी, थी कि अगर मुझे रेट करना पड़ा इस ड्रामे को तो आई वुड रेट जी, 20 out of 10 एक्चुअली। या तो इट्स अ ब्यूटिफुल एफर्ट। नो, और सबसे अच्छी बात इस ड्रामे की ये है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट द लीड कैरेक्टर्स, इट्स अबाउट द या सपोर्टिंग कैरेक्टर्स एज वेल, एंड या एवरी कैरेक्टर हैज एन आर्क। और या हर कोई अपने अपने उसमें दायरे में गोल घूम के और उसने अपनी जो है ना वो बिल्कुल, पूरा किया बिल्कुल, है। अब मोस्ट ऑफ द ड्रामा बिल्कुल, सी एस के जी, आपका कैरेक्टर बीच में कहीं लूज हो जाता है। और बिल्कुल। शुरू कहाँ से करते हैं, एंड कहाँ पे करते हैं, बट यहाँ पे पूरा उन्होंने जस्टिफाई किया है ईच एंड एवरी कैरेक्टर को। अगर नहीं, आई कंप्लीटली एग्री विद यू। या या कर्जेजान विल स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम। या 10 years, 15 years down the line, इसे क्लासिक समझा जाएगा when people revisit it and rewatch it. तो आई थिंक अभी क्योंकि स्टोरी जिस तरह जा रही है, काफी महीने गुजर चुके हैं, लोगों को एक मौका मिला है स्टोरी को डाइजेस्ट करने का। तो कुछ चीजें जो शायद लोगों को ना समझ आए, कुछ चीजें हैं जो शायद लोगों को ना हजम हो, लेकिन अगर ये जाकर फिनाले के बाद, अगर एट सम पॉइंट इफ एनीबडी वांट्स टू रीवॉच द एंटायर शो, तो आई थिंक जो कुछ कंसर्न्स है वो क्लियर आउट हो जाएंगे। जब आप शुरू से लेकर आखिर तक वापस से आएंगे, तो जो चीजें आपको शुरू में weren't making any sense will start to make sense हम्म if you rewatch it. हम्म तो ये है, लेकिन ये कि कंसर्न्स तो फिर लोगों के रहेंगे हमेशा। इट्स अ वर्क ऑफ आर्ट, फिक्शन है, लोगों को चिल करना चाहिए। लोग बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं, स्पेशली ऑन ट्विटर, लोग बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत ज्यादा। ट्विटर देख लो, इंस्टा देख लो, रेडिट yeah. देख लो, लाइक गो ऑन नहीं, एनी। यू नो व्हाट, इंस्टाग्राम इस फिर थोड़ा सा चिल है। इंस्टाग्राम पे फिर मुझे लगता है कि लोग आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हैं, आपकी आर्ग्यूमेंट को समझने की कोशिश करते हैं, और कहीं ना कहीं आपका जो एक टेक होता है एक स्टोरी लाइन पे या एक आर्क पे, उससे एनालाइज करते हैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, और कहते हैं चलो सही है, ठीक है, मुझे आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझ आ गया थोड़ा बहुत। लेकिन ट्विटर इज अ होल डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। ट्विटर पे तो लोग गाली गलौज पे उतर आते हैं। क्योंकि बहुत आपका दे टेक असली इट टू नाम नहीं होता पर्सनली। ना उस या एवरीबडी इज अ वॉरियर ऑन ट्विटर। Yeah, which I don't really understand. I mean, people need to relax. It's इट्स fiction जस्ट है भाई, इट्स जस्ट अ ड्रामा। नॉन फिक्शन नहीं है, डॉक्यूमेंट्री नहीं है, इट्स अ ड्रामा। इफ यू थिंक कि आप ज्यादा अच्छा लिख सकते हो, ज्यादा अच्छा बना सकते हो, तो आप करो।
किसने मना किया है? नो वन स्टॉपिंग यू। लेकिन ये है कि जिस इंसान ने लिखा है उसे इतनी रिस्पेक्ट तो देनी चाहिए यार, कि एटलीस्ट फिनाली तक इंतजार करो। अगर लास्ट दो एपिसोड्स देखने के बाद भी यू हैव सर्टेन कंसर्न्स और सर्टेन क्वेश्चंस दैट यू फील आर लेफ्ट अनआंसर्ड, तो रीच आउट टू राबिया आपा। वो आपको क्यों नहीं अकोमोडेट करेंगे? अगर उनका टाइम होगा आपके सवाल का जवाब देंगी। लेकिन एटलीस्ट दो जो एपिसोड रह गए उन्हें देखें पहले, उसके बाद मेक अप योर माइंड वेदर यू लाइक समथिंग और डिसलाइक समथिंग। डेफिनेटली आई एग्री विथ मेरा यू। ये मानना है। बिल्कुल Yeah. बिल्कुल सही मानना है आपका, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। और इसको ऐसे ही होना चाहिए, बिल्कुल डेफिनेटली। हम लोग थोड़े से जजमेंट करने में थोड़ी सी जल्दी कर जाते हैं। ये जी हमारे काम का अलमिया है। जी तो जो कि हम यहाँ तक कैरी करके अपने साथ कनाडा तक ले आए। बिल्कुल। एंड यू नो व्हाट्स इवन वर्स आई थिंक, सही है, कैरेक्टर को आप डिस करें, कैरेक्टर के बारे में आप कुछ भी बोलें, वो जस्टिफाइड है। मेरे कैरेक्टर के बारे में बोले, नशा के बारे में बोले, बुरहान के बारे में, अमार के बारे में, इट्स कंप्लीटली जस्टिफाइड। लेकिन जब आप एक एक्टर को बैश करना शुरू कर देते हैं, आप एक एक्टर को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, आप एक एक्टर की चॉइसेस के ऊपर बात करना शुरू कर देते हैं, तो वो जरा गलत है। आई थिंक दैट्स व्हेन यू आर क्रॉसिंग a certain line that you shouldn't cross. There's a difference between Yumna Zaidi and Nashwa Behzad. Yumna Zaidi is not Nashwa Behzad. Nashwa Behzad is not Yumna Zaidi. Yumna Zaidi एक एक्टर है जो एक कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, तो ऑब्वियसली उस कैरेक्टर के अंदर कुछ चीजें होंगी जो ऑडियंसेस से नहीं हजम हो रही होंगी, कुछ चीजें होंगी जो हजम हो रही होंगी। लेकिन उस कैरेक्टर को आप बैश करो, आपने जितना करना है, उससे अग्री करो, डिसअग्री करो, दैट इज हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। लेकिन एक एक्टर को बैश करना, उसकी चॉइसेस को बैश करना, उन्हें गालियां देना, ये कहना कि उन्हें नहीं पता किस तरह के कैरेक्टर्स लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, तो वो लाइन जो है ना क्रॉस नहीं करनी चाहिए, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द एक्टर एंड द कैरेक्टर दैट दे आर प्लेइंग। Oh, तो that इन is- चीजों को जरा लोगों को, हम्म। थोड़ा सा इन चीजों पे जरा लोगों को सोचना चाहिए कि इतना जजमेंटल नहीं होना चाहिए। इट्स बिट अनफेयर। तो ये सारी चीजें कहाँ हो रही हैं? ये ट्विटर पे हो रहे हैं? ट्विटर। ओ रियली? ट्विटर। आई हैव टू गो बैक। Yes, अच्छा। I've stopped going back. अच्छा I've stopped ओके। going back. G, I've stopped going back. अच्छा ओके, नहीं आई हैव मिस्ड Yeah, ऑल I द think people are. आई I हैव think, मिस्ड ऑल यार। yeah, people are extremely mean on Twitter. हम्म। Very mean. ओके ओके। मुझे वो, they are bullies. Yeah, दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट राइट। बट खैर मैं एक बात बताऊं दानियाल, आई हैव सीन यमुना ग्रो एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट, इवन सजल। yeah, तो ये सारे जो yeah. मैं ये कह रहा था कि I don't think so. Yeah, हाँ, आपकी डेडिकेशन, आपका काम, आपकी वो सारी चीजें, आई true. थिंक कि ये रोल मॉडल्स हैं। ये जो लड़कियां हैं जी, स्पेशली, मेरे ख्याल से ये रोल मॉडल्स हैं। एंड जो आप लोग जूनियर अभी डेब्यू कर रहे हैं एक्टर्स, आप लोगों को इन लोगों को फॉलो करना चाहिए, बिकॉज इनकी वर्क एथिक्स जो है ना, वो बहुत कम मिलेगी। जी, वो आई थिंक इट्स अगर अगर उनकी लेवल तक पहुंचना है तो उनकी वर्क एथिक्स को फॉलो करना पड़ेगा। दैट्स फॉर श्योर, दैट्स फॉर श्योर। no, I completely agree with एंड यू आर वेरी you. जितने लकी। मैंने इवन प्रोडक्शन में, हम्म। जो मैं ये कह रहा था कि प्रोडक्शन में भी मैंने जितने बड़े एक्टर्स के साथ काम किया, वेदर इट्स फरहान सईद, आसिफ रजा मीर, हिबा बुखारी या जाहिद अहमद, हेरा मानी, द बिगर द एक्टर, द मोर सिक्योर दे आर। क्यों नहीं होता? जिनको पता है कि वो अच्छे एक्टर्स नहीं है, जिनको पता है कि वो अपने शोल्डर्स पे एक ड्रामे को नहीं कैरी कर सकते, जो स्टैब्लिश एक्टर होता है जिसने मेहनत की, जिसने गना जैदी हो गई, इवन उसामा जितना अच्छा काम उसने इसमें किया है, मतलब दे आर वेरी सिक्योर एक्टर्स। आई डोंट थिंक सो कि नेगेटिविटी और ये जो मीननेस एग्जिस्ट करती है ट्विटर में, उससे इन्हें फर्क पड़ता होगा। यू एब्सोल्युटली राइट। दे लीज बॉदर्ड, लीज बॉदर्ड। प्लीज बॉदर। एंड दानियल, डू यू नो हाउ हाउ लॉन्ग डज इट टेक? ये एक दिन में तो स्टार नहीं बने ना। ये नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। तो सालों की मेहनत है, सालों की बिल्कुल, मेहनत, कोई एक दो दिन की तो बिल्कुल, बात ही नहीं है। तो जाहिर ट्रू, सी बात है, उनका एटीट्यूड कंप्लीट ही चिल होगा, डिफरेंट होगा। बिल्कुल। तो बिल्कुल दुखी ना हो आप। They are fine. मैं नया नया हूं ना, तो मुझे बुरा लगता है अगर मेरे कोई कास्ट मेंबर्स के बारे में कोई बुरी बात कर दे तो। That's sweet. That's very sweet of या you. Yeah.
भाई जिसको भी गुस्सा बुरा आ जाता बोलना है, जिसको भी बुरा बोलना है वो फजर को बुरा बोल दो। है। फजर तो मेरी स्क्रीन पार्टनर है। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा अगर कोई फजर को कुछ बोलेगा। वेरी हैप्पी दैट हमारे या इंडिया का जो फ्यूचर है वो बहुत सिक्योर हाथों में है। वेरी हैप्पी, बिकॉज आप लोग जो मैंने established, अल्हम्दुलिल्लाह। या हाँ, स्टैब्लिश्ड एक्टर्स को तो मैंने हम लोग अब कुछ नहीं कहते बिकॉज ऑब्वियसली वो उस लेवल से ऊपर जी। चले गए। ट्रू। पर आप लोग जो नए आए ट्रू। हैं, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है और हम बहुत खुश हैं। थैंक यू। हम बहुत थैंक यू। खुश हैं। तो इज देयर एनी मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू द न्यू जनरेशन, जो न्यू एक्टर्स आ रहे हैं, एनी मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू देम, हाउ टू अप्रोच इट, हाउ टू maybe try to enter into the field, whether it is worth it or not? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि व्हाट आर योर रीजंस फॉर कमिंग इनटू द इंडस्ट्री। ये बहुत जरूरी है कि आपकी इंटेंशंस क्या है। अगर आपकी इंटेंशंस है ग्लिट्स एंड ग्लैमर, पीपल कमिंग अप टू यू फॉर ऑटोग्राफ्स, फॉर पिक्चर्स, तो फिर आपकी इंटेंशंस ही गलत है। ये जो आर्ट फॉर्म है, एक्टिंग, इसमें अपनी स्किल्स को होन करना, इसमें बेहतर होना शुड बी योर इंटेंशन। अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट फॉर यू टू कम इनटू दिस इंडस्ट्री, क्योंकि इसमें अपने आप को स्टैब्लिश करना और कुछ बनना बहुत मुश्किल है। और आप जो भी बनते हो वो आपकी क्राफ्ट की स्ट्रेंथ की बेसिस पे होता है। तो अगर आपका क्राफ्ट वीक है, अगर आपकी इंटेंशंस गलत है, तो आप एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट पर क्या, आप एक ही प्रोजेक्ट से ही निकाल दिए जाओगे। योर इंटेंशंस हैव टू बी वेरी क्लियर। क्योंकि मैंने 4 साल जब ऑफिस में काम कर रहा था, प्रोडक्शन हाउस में, मैं काफी लोगों की ऑडिशंस लेता था। तो जो लड़के लड़कियां आते थे उन्हें पैशन तो बहुत होता था कि वांट बी एक्टर्स और ये वो, लेकिन जब मैं उनसे कुछ सवाल करता था तो उनके पास उन सवालों का जवाब नहीं होता। दे वुड बी वेरी बेसिक क्वेश्चंस रिगार्डिंग द इंडस्ट्री। तो जिस इंडस्ट्री में आप आगे काम करना चाहते हो, जब आपको उस इंडस्ट्री की अलिफ बे नहीं पता, देन व्हाट्स द पॉइंट। आपको ये नहीं पता कि हमारे स्टैब्लिश्ड एक्टर्स कौन है, आपको ये नहीं पता हमारे स्टैब्लिश्ड डायरेक्टर्स कौन है, आपको ये नहीं पता हमारे स्टैब्लिश्ड राइटर्स कौन है, देन व्हाट्स द पॉइंट ऑफ यू कमिंग इनटू दिस इंडस्ट्री। Weird. आपको सिर्फ एक्टर बनना है क्योंकि लोग आपकी इंस्टाग्राम फॉलोइंग बढ़ जाएगी, आप पैसा कमा लेंगे, आपको पार्टीज में इनवाइट किया जाएगा, प्रीमियर्स में इनवाइट किया जाएगा, तो उनके लिए मैसेज ये है कि आप एक प्रोजेक्ट भी पूरा खत्म नहीं कर सकेंगे, आपको 5 दिन के अंदर वो टीम निकाल देगी। तो योर इंटेंशंस हैव टू बी क्लियर। इट शुड, योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी योर क्राफ्ट। दैट शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी कि मैंने अपने क्राफ्ट पे काम करना है, अपनी स्किल स्ट्रॉन्ग करना है, अपनी प्रोसेस पे है, अपने कैरेक्टर को किस तरह बिल्ड किया जाता है उस पर काम करना है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना है कि मैं डायरेक्टर के साथ किस तरह कम्युनिकेट करूंगा, मैं दूसरे एक्टर्स के साथ किस तरह कम्युनिकेट करूंगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली आपका वर्क एथिक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, वरना देयर इज नो पॉइंट फॉर यू टू कम इनटू दिस इंडस्ट्री, बिकॉज इफ योर वर्क एथिक इज वीक, people will not take you seriously, and when people will not take you seriously, you will not get work. तो जिन लोगों को ये लगता है कि हम आके ओवरनाइट सक्सेस हो जाएंगे, तो ओवरनाइट सक्सेस कुछ भी नहीं है। मैंने 2016 में सोचा था कि मैंने एक्टर बनना है और मेरा डेब्यू 2024 में हुआ है। तो ये काफी सालों की मेहनत होती है, काफी ऑडिशंस, एक पूरी प्रोसेस होती है। तो अपनी इंटेंशंस को पहले क्लियर करें, इंटेंशंस क्लियर हो जाएंगी तो रास्ते अपने आप खुलते रहेंगे। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट दानियल, बहुत अच्छी बात की है, बहुत अच्छी बात की है। एंड क्लैपिंग फॉर यू। तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग सच अ डीप आंसर फ्रॉम यू। बहुत अपने काम थैंक की यू। बात, बहुत काम की बात की। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। एंड all those out there who are actually thinking of joining the field, it's not a piece of cake. It's not a piece of cake. बहुत मेहनत चाहिए, बहुत वर्क एथिक्स चाहिए, जैसे वो कह रहे हैं। और नो इट्स नॉट। उनकी एक एक बात जो दानियाल ने की है वो आई आई सेकंड दैट। बिल्कुल, ये जो भी बात कर रहे हैं बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच दानियाल, इट वाज सो मच फन टॉकिंग टू यू। मुझे लगता है कि हम आपको अभी बहुत देखेंगे इंशाल्लाह, और बार बार देखेंगे, और हो सकता है बार बार इंशाल्लाह। इंटरव्यू भी करें। क्या ख्याल है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मुझे बहुत अच्छा लगा इंटरव्यू करके, बहुत मजे मजे की बातें हम लोगों ने की।
और इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो भी होगा उसके बाद भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ आकर एक और इंटरव्यू करूंगा फॉर श्योर। थैंक यू सो मच। चलें जी, इसके साथ हम आज का ये एपिसोड यहीं पे फिनिश करते हैं और इंशाल्लाह फिर आपके साथ किसी और शो में आएंगे, बल्कि इनफैक्ट अभी थोड़ी देर के बाद एक और भी शो है जो मुझे अभी रिकॉर्ड कराना है, दानियाल को पता है। तो उसकी भी तैयारी करनी है। बहरहाल तो इंशाल्लाह विल विल सी यू सून, और की पोस्टेड, प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम बार बार बोलते रहते हैं, सुन भी लिया करें कभी। और कोशिश यही करते हैं कि अच्छा कंटेंट हो, अच्छे लोग हो, आपको इंट्रोड्यूस यस, पुराने लोगों से भी, नए लोगों से भी। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, टेक केयर। हम हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज। ओके दानियाल, अल्लाह हाफिज, थैंक थैंक यू, अल्लाह हाफिज।